हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज 8 के बारे में, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल वारेनियस और इमैनुअल कांट से संबंधित प्रश्नों का, जिसमें काफ़ी बारीकी प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, आधुनिक युग के पूर्व निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्पष्टतया स्थापित किया था। यानी कि आधुनिक युग से पूर्व कहने का मतलब है कि जो मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट हम लोग पढ़ते हैं, तो मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट हम्बोल्ट और रिटर के पूर्व किसने क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के संबंध को स्थापित किया था? तो वारेनियस महोदय ने। वारेनियस महोदय ने काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं। तो उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी जनरलिस के लेखक तथा वर्ष को छाटिए। यहाँ पर वर्ष भी छाटना है और लेखक भी। तो वारेनियस की ही पुस्तक है ज्योग्राफी जनरलिस किताब, जो एक जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा एक नई शुरुआत थी। इसमें बर्नहार्ड वारेनियस महोदय ने भूगोल को एक क्रमबद्ध विषय बनाने का प्रयत्न किया था तथा सामान्य और सार्वभौमिक यूनिवर्सल भूगोल के महत्व को भी उन्होंने स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न आता है, वैज्ञानिक भूगोल के प्रारंभिक विकास काल में कौन उसके बारे में, तो चलिए इसका आंसर छांटते हैं। इसमें मानव भूगोल, औद्योगिक भूगोल, भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका आंसर होगा जो वैज्ञानिक भूगोल के प्रारंभिक, यानी कि जो वारेनियस और कांट के शुरुआती दौर में इसका विकास हुआ था, वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का ही विकास हुआ था प्रारंभिक दौर में, तभी जाकर धीरे धीरे करके उसको क्रमबद्ध भूगोल के तौर पर भी, प्रादेशिक भूगोल के तौर पर अवधारणाओं का विकास के साथ जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, एटलस ऑफ बंगाल 1779 के रचयिता जो भारत के सर्वेयर जनरल भी थे, या फिर कहें कि भारत में सर्वेयर जनरल के नाम, मतलब उन्होंने पद ग्रहण किया था, और उनका प्रसिद्ध एटलस एटलस ऑफ बंगाल 1779 में प्रकाशित हुआ था। तो विद्वान का नाम क्या है, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। 4 ऑप्शन, जेम्स रेनल महोदय, ये समुद्री विज्ञान के संस्थापकों में समझे जाते हैं, और वह भारत के सर्वेयर जनरल भी रह चुके हैं, तथा उनकी प्रसिद्ध जो एटलस है 1779 में, तथा पुनः एक बार उनका संशोधन 1850 में भी किया गया था। ये संशोधन है 1850 में किया गया था। अगला प्रश्न आता है, वैज्ञानिक भूगोल के विकास, ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक भूगोल के विकास में किस यूरोपीय देशों का योगदान था? इस वैज्ञानिक भूगोल के विकास में किस यूरोपीय देशों का योगदान था? तो ये जर्मनी। क्यों? क्योंकि वारेनियस भी जर्मनी के ही विद्वान थे। वारेनियस भी जर्मनी के ही विद्वान थे। अगला प्रश्न आता है, शुद्ध भूगोल किस प्रकार की सीमा के प्रदेशों का अध्ययन करता था? शुद्ध भूगोल किस प्रकार की सीमा के प्रदेशों का अध्ययन करता था? तो प्राकृतिक सीमा। प्रथम महान जर्मन विधितंत्रीय नामक भूगोलवेता कौन थे? ध्यान दीजिए, प्रथम महान जर्मन विधितंत्रीय विचारक भूगोलवेता कौन थे? तो ये थे आपका जॉन, इनका जो देखिए 4 ऑप्शन है, जॉन फॉरेस्टर्स, कांट और बुआक, तो जिसमें जॉन फॉरेस्टर्स का योगदान माना जाता है।
जॉन फॉरेस्टर 1798 इन्होंने पादप भूगोल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले थे और पादप भूगोल से संबंधित इन्होंने अध्ययन भी किया था और इन्होंने काफ़ी मतलब निष्कर्ष निकाले जो महाद्वीपों और पूर्वी पश्चिमी तापमान के भिन्नताओं को भी ज्ञात करता है। भूगोलवेत्ता के देहांत के साथ समाप्त हुआ। किस दार्शनिक भूगोलवेत्ता के देहांत के साथ समाप्त हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर देखना है। आंसर होगा कांट महोदय। कांट महोदय की मृत्यु 1804 में होती है और इनकी मृत्यु के साथ ही दार्शनिक भूगोलवेत्ता का जो नींव था प्रारंभिक भूगोल में वो भी समाप्त हुआ और दार्शनिक भूगोलवेत्ता के तौर पर कांट महोदय माने जाते हैं। उसके बाद रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सियाम, जिसको हम लोग थाईलैंड भी कहते हैं, नामक पुस्तक किसने और कब प्रस्तुत की? यह पुस्तक वारनियस का है जो 1649 में इन्होंने लिखा है, जिसमें जापान और थाईलैंड का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत है। अगला प्रश्न आता है, प्रदेश भूगोल या प्रदेश विशेष का भूगोल तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक कि तथ्यों को सामान्य सिद्धांत के साथ न जोड़ा जाए। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को किसने प्रस्तुत किया है कि प्रदेश विशेष का भूगोल तब तक हमारा अर्थपूर्ण नहीं है जब तक उसके तथ्यों को सामान्य सिद्धांत के साथ न जोड़ा जाए। यह स्टेटमेंट वारनियस महोदय का है। वारनियस महोदय ने यह स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है। इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं वारनियस की जो द्वैतवाद की अवधारणा को स्पष्ट करने का कोशिश किया था, उस चिंतन को इनके बाद बुआक महोदय, बुशिंग महोदय और गेटरर महोदय के चिंतन में भी प्रकट हुआ था। और इसी काल में आपको कॉस्मोग्राफी, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण जानकारी का वर्णन, का स्थान लेने का कोशिश किया, यूनिवर्सल ज्योग्राफी लेने लगा। चलिए, है किस विद्वान ने यह स्पष्ट कर दिया कि भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, ध्यान दीजिए, भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भौतिक वर्गीकरण उनके स्थान एवं समय में उपस्थित व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ दो चीज पर ध्यान दिया गया है, स्थान और समय में उपस्थित व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। तो जब आप देखते हैं कांट का वर्णन देखते हैं तो कांट एक दार्शनिक आधार पर उन्होंने संसार के सम्मुख रखा था कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तत्वों का हम भौतिक वर्गीकरण उनके स्थान और समय को आधार माने। तो इसी के आधार पर उनका आंसर कांट होता है। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित धूमकेतु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, ये थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है क्योंकि धूमकेतु सिद्धांत जो है हम लोग पृथ्वी उत्पत्ति में कहीं ना कहीं वफन महोदय द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पृथ्वी उत्पत्ति से सिद्धांत बनाने का प्रारंभ किया था वियस्टन महोदय ने, और उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को धूमकेतु सिद्धांत से समझने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया था, जो हमारे अगले प्रश्न में उसको मैंने जोड़ने का कोशिश किया है कि क्या उन्होंने कहा था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। परिक्रमा तथा पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों के निर्माण एक दूसरे के धूमकेतु के गुरुत्वाकर्षण भूमिका रही है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह हमने अभी पढ़ा, वियस्टन महोदय। तो ये धूमकेतु सिद्धांत को स्पष्टीकरण देता है कि पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करता है। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। सूर्य हमारा केंद्र बिंदु में, इसके चारों ओर पृथ्वी अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों के निर्माण से इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण की भूमिका रही है। मतलब केंद्र का जो सूर्य है और अंडाकार मार्ग में जो पृथ्वी है, उसी से हमारा सागर महाद्वीप का निर्माण हुआ है, ये कहना है विस्टन महोदय का। अगला प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन के उद्विकास सिद्धांत का विकास को प्रारंभिक तत्व किनके विचार से प्राप्त होता है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि
डेविस सॉरी हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु 1859 में हो जाती है। तो उसी दौरान उद्विकास सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के माध्यम से चार्ल्स डार्विन सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। लेकिन वास्तव में हम लोगों को जानना ये है कि ये जो उद्विकास सिद्धांत है, इसको उन प्रारंभिक तत्व कहाँ से मिलना प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभिक तत्व मिला है लेमार्क महोदय के कथन से, लेमार्क महोदय के स्टेटमेंट से, या फिर कहे लेमार्क महोदय से, क्योंकि ये जीव वैज्ञानिक थे, पादप भूगोलवेता थे, पशुओं का वर्गीकरण की विधियां बनाई थी लेमार्क महोदय ने। और इस विचार का इन्होंने सशक्त खंडन किया था कि जो असंख्य जैविक आकार वर्तमान रूप से उत्पन्न हुए, जितने भी जैविक आकार की विशाल कृति हिस्टोयर नेचुरल, ध्यान दीजिए, हिस्टोयर नेचुरल जनरल एट पर्टिकुलर का विशिष्ट महत्व है। क्योंकि क्योंकि इसमें पहली बार पृथ्वी की नियमित नियमों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया था। इस पुस्तक को 44 खंडीय पुस्तक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि नियमित नियमों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया था। ऐसा पहला कार्य था जिसमें उपलब्ध जानकारी के विशाल भंडार में अपवादों से ध्यान हटाकर उनके नियमित और नियमों को ज्ञात करने का उद्देश्य था, जो निरंतर परिवर्तन का कारण था। और बफन महोदय ने नई परिकल्पना, नई विधि, नए वर्गीकरण और व्याख्याओं के लिए गणितीय विधियों का भी प्रयोग किया था। अगला हमारा प्रश्न आता है, जनरल नेचर ऑफ हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस नामक पुस्तक को इमैनुअल कांट ने किस समय प्रस्तुत किया, यानी कि किस दशक में, किस ईस्वी में प्रस्तुत किया। तो यह है 1755 ईस्वी में जर्नल ऑफ नेचर एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस नामक पुस्तक को उन्होंने रचित किया है। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, संपादन किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने यह स्पष्ट किया कि घटनाओं के स्थान के संदर्भ में अध्ययन का भूगोल है और काल के संदर्भ में इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। यानी कि घटनाओं के संबंध में स्थान के संदर्भ में भूगोल का अध्ययन होना चाहिए और इतिहास के संदर्भ में हमारा, यानी कि काल के संदर्भ में इतिहास का। हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर भूगोल का अध्ययन करना हो तो हमें स्थान को ध्यान देना होगा, और अगर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इतिहास का अध्ययन करना होगा, देखिए भूगोल का अध्ययन करना है तो स्थान का, और इतिहास का अध्ययन करना है तो काल को ध्यान देना होगा। ये स्टेटमेंट है इमैनुअल कांट महोदय का। इमैनुअल कांट महोदय ने इस स्टेटमेंट को प्रस्तुत किया है पहला नंबर में, इमैनुअल कांट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अनकुंडेंगिंग 1757 किसकी रचना माना जाता है? ये भी कांट महोदय की रचना है। उसके बाद है फिलोसॉफिकल फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी किसे माना जाता है? भूगोल का दार्शनिक संस्थापक, भूगोल का दार्शनिक संस्थापक किसे माना जाता है? इमैनुअल कांट को। 18वीं शताब्दी के दार्शनिक भूगोलवेताओं में कांट अंतिम महत्वपूर्ण विद्वान थे। ध्यान दीजिए कि मॉडर्न युग आने से पहले कांट महोदय अंतिम विद्वान थे, दार्शनिक विद्वान। और मध्य 17वीं शताब्दी में वारेनियस ने भूगोल में एक वैज्ञानिक शिक्षा विशिष्ट के रूप में विकसित किया था। इन दोनों का योगदान भौगोलिक क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण है, कांट और वारेनियस का। आज का अंतिम प्रश्न है, सॉरी, और दो प्रश्न हमारा आज का है कि कांट ने अपने विचार को परीक्षा करने के लिए 40 वर्ष तक भौतिक भूगोल पर लेक्चर दिए। यह भाषण किस नाम से जाना जाता है? यह भाषण जो है फिजिक्स जियोग्राफी, फिजिकल नहीं, फिजिक्स जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। कांट ने अपने विचारों को प्रकाशन के लिए कॉनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में, जहां पर तर्कशास्त्र लिखित रूप में फिजिक्स ज्योग्राफी नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया, परंतु इसमें
कहीं न कहीं भौतिक भूगोल, वनस्पति भूगोल, जंतु भूगोल और मानव भूगोल को शामिल किया गया था और अनेक पेड़-पौधे, जंतुओं का भी वर्णन मिलता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, भौतिक भूगोल में कांट की रुचि पृथ्वी के विभिन्न भागों की विविध प्रकृति के प्रत्यक्ष अनुभव से जागृत नहीं हुई। कांट के अनुसार नया ज्ञान का आधार है, किस आधार पर नए ज्ञान की हम प्राप्ति कर सकते हैं? तो ये नए ज्ञान की प्राप्ति हम करेंगे अनुभव और सिद्धांत के आधार पर। दोनों आंसर होगा, अनुभव और सिद्धांत के आधार पर हम नए ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ये कहते हैं कांट महोदय। कांट महोदय कहते हैं कि ज्ञान की अगर प्राप्ति करना हो तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है, जिसको हम आनुभविक कहते हैं, और शुद्ध तर्क के सहारे, जिसको हम लोग सैद्धांतिक कहते हैं। अन्यथा हमारा जो है ज्ञान का विकास प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता है। तो हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो चलिए दोस्तों, पुनः एक बार हम नए वीडियो में